हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम क्यों बीमार पड़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हमें बताया गया है। सबसे पहले आता है हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक स्टेट है, यानी कि हम इससे हेल्थ से डिफाइन करते हैं कि हम फिज़िकली, मेंटली और सोशली फिट है या नहीं है, हमारी वेलबींग है या नहीं है मेंटली, फिजिकली और सोशली। तो उसे उस स्टेट को प्रेजेंट करने के लिए हम हेल्थ टर्म का यूज़ करते हैं कि हम हेल्दी हैं या नहीं है। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है कि डिजीज़ क्या है। डिजीज़ को अगर हम सिंपली ब्रोकन डाउन करें तो उसके दो वर्ड से मिलकर बना है डिस्टर्ब्ड ईज, यानी कि हमारे आसान जिस तरीके से हम आराम से रहते हैं उसे हमें डिस्टर्ब करना, मतलब कि हम जब चैन से नहीं रह पाते, हमें अच्छा नहीं लगता है, अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे तो उसे हम कहेंगे हम डिजीज़ हो गई है हमें कुछ। तो यानी कि हमें कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है, या हमारे शरीर के अंदर एक या उससे ज़्यादा कोई सिस्टम चेंज हो गया है, या हमें कुछ सिम्टम आ रहे हैं बीमार होने के, जैसे कि खांसी, लूज मोशन हो रहा है, हमें हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ब्रीथीनेस हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, या हमें अनकॉन्शियसनेस हो रही है कि हमें चक्कर आ रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है कि हमें सूजन वगैरह आ रहे हैं, सूजन वगैरह हो रखी है। जो डॉक्टर हमें ट्रीट करता है वो इन्हीं सिम्टम के बेसिस पे करता है कि हमें क्या सिम्टम है, उसके हिसाब से हमें क्या डिजीज़ है, देन उसके हिसाब से वो हमें ट्रीट करता है। तो डिजीज़ को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे कि एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिकल डिजीज़। तो एक्यूट डिजीज़ का मतलब जैसे कि हम इससे ही पता लगा सकते हैं, एक्यूट का मतलब तो छोटा, यानी कि छोटे टाइम के लिए जो होते हैं, छोटे टाइम पीरियड के लिए जो बीमारियाँ होती हैं उन्हें हम एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया आपका, तो ये हमारी एक्यूट डिजीज़ की कैटेगरी में फॉल करती है, जो कि हमें बहुत थोड़े दिनों के लिए रहती है। क्रॉनिकल डिजीज़ होती है कि जो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, उसे हम क्रॉनिकल डिजीज़ कहते हैं। जिसका एग्जांपल हो गया आपका ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम जनरल भाषा में टीबी कहते हैं एक्चुअली में। तो अब जानते हैं कॉजेज़ क्या होते हैं, कि एक डिजीज़ अगर हमें हो रही है तो उसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द डिजीज़ होती हैं उनकी कई तरीके की कॉज हो सकती है, जैसे कि किसी सिंगल कॉज को डिफाइन नहीं कर सकती, एक ही तरीके से हमें बीमारी होती है, हमें बहुत तरीके से बीमारी हो सकती है। जैसे कि अगर हमने गंदा पानी पी लिया, हमें खाना सही नहीं मिला तो हमारे कुपोषण वगैरह हो सकता है, या हमें खून की कमी हो सकती है हमारे शरीर में, कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस हो गए हैं, या मतलब जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है कि जैसे हमें जन्म से कोई दिक्कत है शरीर के अंदर, उसे हम डिजीज़ में काउंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के वो हो सकते हैं रीज़न के डिजीज़ होने के हमें। तो अब आ जाते हैं बेस्ड ऑन द कॉजेज, डिजीज़ आर ऑफ टू टाइप। कि कॉजेज़ के अनुसार हम दो तरह में उन्हें डिवाइड कर सकते हैं कि बीमारी क्या होती हैं। जैसे कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल होती है, यानी कि इन्फेक्शन नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, जैसे कि कैंसर वगैरह हो गया तो वो नॉन इन्फेक्शियस है। और इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि कोई हमें अगर किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस वगैरह से जो हमें हुआ है उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहेंगे, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड हो गया। तो देखते हैं नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू नहीं होता, मोस्टली इंटरनल होता है, और नॉन इन्फेक्शियस होता है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र नहीं होता, उसे हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहेंगे। जैसे कि जिसका एग्जांपल होगा कैंसर आपका। इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई कि जो इन्फेक्शन हो जाता है आपको, कि मान लीजिए कि आपको किसी और इन्फेक्शियस एजेंट से आपको कोई डिजीज़ लग गई, तो इसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल हम रिसेंट टाइम कर लें तो वो है आपका कोविड-19, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ को भी हम कई तरह की कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि उनका जो एजेंट है जो उन्हें लेके एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र करता है, उसके हिसाब से हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई, जो कि आपकी बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है, जैसे कि टाइफाइड हो गया आपका, कॉलरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एक्ने हो गया और एंथ्रेक्स हो गया। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। दूसरा है, इनके लिए अगर हम इनके जनरल इजाज़ करते हैं तो उनका करते हैं हम एंटीबॉडीज़ से। तो ये इनके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं, वो आगे चैप्टर में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है वायरल डिजीज़, जबकि वायरस जो होता है ये
वायरस होता है वो कैरी करके रखता है, उसे हम कहते हैं वायरल डिजीज, जो वायरस के थ्रू हमें होती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया आपका, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू फीवर हो गया, एड्स हो गया, जापानीज इन्फ्लुएंजाइटिस हो गया और ब्रेन फीवर हो गया। तो ये सारी वायरल डिजीज़ की कैटेगरी में फॉल करती है, जो कि एक वायरस से होता है आपको। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपको फंगल डिजीज़, जो कि एक फंगल के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, जैसे स्किन डिजीज़ वगैरह हो गई, वो आपको फंगस के थ्रू होती है, तो उसे हम फंगल डिजीज़ कहते हैं। उसके बाद होती है प्रोटोजोअन डिजीज़, जो एक प्रोटोजोआ के थ्रू होती है, जैसे कि मलेरिया हो गया आपका, कलजार हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गई, तो ये सब आपकी प्रोटोजोआ के थ्रू होती है, तो इसे हम कहते हैं प्रोटोजोअन डिजीज़। इसके बाद आती है आपकी एयरबॉर्न डिजीज़, जो कि एयर के थ्रू अगर आपको पास ऑन होकर हो सकती है, जैसे कि निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो इसे हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि जो एयर के थ्रू हो सकती है। जैसे कि अगर आप कॉमन कोल्ड लेंगे तो एक वायरस है, ये वायरस इन्फेक्शन है, और जो ये है आपका ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो अभी हम इन्हें बैक्टीरिया और उनके हिसाब से नहीं कि वो मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, कि वो किस तरह से आपको ट्रांसफ़र हो रही है डिजीज़, तो उसके बेसिस पे है कि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, यानी कि ये एयर के थ्रू होती हैं। उस हिसाब से हो गया आपकी वाटरबॉर्न डिजीज़, यानी कि जो वाटर के थ्रू होती है, जैसे कोलेरा और हेपेटाइटिस। तो ये भी आपके वाटर के थ्रू, जैसे गंदा पानी पी लिया आपने जिसके अंदर कोलेरा का एजेंट मौजूद है, हेपेटाइटिस का एजेंट मौजूद है, तो उसके थ्रू आपको ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर। जो आपकी बॉडी होगी उसके अंदर ऐसे ट्रांसफ़र हो सकती है अगर आप पानी पिएंगे के अंदर। उसके बाद हो गई सेक्सुअल डिजीज़, जो कि सेक्सुअल इंट्रैक्शन से होती है, जैसे आपको HIV हो गया या सेफिलाइसिस हो गया। उसके बाद हो गई आपकी एनिमल बॉर्न डिजीज़, जो कि आपके एनिमल के थ्रू आपके शरीर में ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि रेबीज़ हो गया, कि रेबीज़ से इन्फेक्टेड अगर एक डॉग है, अगर उसने आपको काट लिया तो आपके शरीर में भी रेबीज़ का जो इन्फेक्शन है वो आपके शरीर के अंदर भी पहुंच जाएगा। तो इसमें होता ये है कि जैसे अगर आपको ये एनिमल बॉर्न डिजीज़ है, काफ़ी सारा ये होता है कि जो इसको कैरी कर रहा होता है, जो एजेंट इसे कैरी, मतलब जो एनिमल इसे कैरी कर रहा होता है इन्फेक्शियस एजेंट को, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचा देता है विदाउट गेटिंग अफेक्टेड। क्योंकि अगर वो खुद अफेक्टेड होगा वो खुद भी मर जाएगा, लेकिन वो खुद अफेक्ट ना होकर दूसरों को इससे इन्फेक्ट कर देता है। जैसे कि मॉस्किटो होता है जो कैरी कर रहा होता है मलेरिया का पैरासाइट, वो खुद इन्फेक्ट ना होकर हम लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। मतलब अगर वो उसके पास मलेरिया का पैरासाइट है उसे कुछ उसका असर नहीं होगा, लेकिन हमारी बॉडी पे उसका असर हो जाएगा। सेम केस है रेबीज़ के साथ, जैसे कि जिस डॉग को रेबीज़ का इन्फेक्शन हो रखा होगा उसके शरीर में कुछ नहीं होगा, लेकिन वो हमारे ट्रांसफ़र कर देगा एंड देन वो हमारे शरीर में रिएक्ट करेगा। तो आ जाते हैं प्रिंसिपल और ट्रीटमेंट क्या होते हैं, जैसे हमें डिजीज़ हो गई उनके हिसाब से। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है कि एंटीबॉडीज़। कि एंटीबॉडीज़ क्या होती है, ये जो जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ हो उनको ट्रीटमेंट में काम आती है एंटीबॉडीज़। ये क्या करती है, सेल वॉल को प्रोटेक्ट करती हैं और ब्लॉक कर देती हैं बैक्टीरिया का प्रोसेस, कि वो अपने का मल्टीप्लाई कर पाएँ, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, वो उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। एंटीबॉडी जो होती हैं वो काम नहीं करती हैं किसी वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कॉमन कोल्ड हो गया, तो उसके लिए आपको कोई भी अगर मेडिसिन लेंगे उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जैसे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कुछ शहद वगैरह ले लेते हैं या फिर आप जिंजर वगैरह यूज करते हैं, दैन उससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, दैन आपके शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो उस पर अटैक करती है। कोई डायरेक्टली अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो वो उस पर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर दैन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बिकॉज वायरस हैज़ वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। अदर मेडिसिन ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशन, वी कैन टेक बेड रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी। जैसे कि इसमें मैं बता रहे हैं कि अगर आपको मान लीजिए कि जो वो होता है एंटीवायरल मेडिसिन बनाना मुश्किल होता है एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन के, क्योंकि जो वायरस होता है वो एक्चुअली में क्या होता है कि वो होस्ट के ऊपर अटैच होता है, दैन उसके ऊपर फंक्शनलिटी करता है। उसकी बहुत ही कम बायोकेमिकल मैकेनिज्म होते हैं जिस पे हम अटैक कर सकते हैं किसी मेडिसिन के थ्रू। तो मोस्टली हमें ये करना होता है, जैसे अगर हम किसी वायरस को अगर हम बचना है तो हम उसके लिए वैक्सीन बनाते हैं। उनमें काफ़ी सारे केसेस में क्या होता है कि वैक्सीन बनाने के कई तरह होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए पोलियो होता है, कि पोलियो की अगर आपको वैक्सीन मिली है तो उसमें क्या होता है कि पोलियो का एक कमज़ोर, मतलब कि उसको आप मान लीजिए एक तरह से डेड करके हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जैसे हम अगर मुंह के थ्रू डालते हैं, ड्रॉप पिलाई जाती है बच्चों को, तो उसमें क्या होता है कि हम
कमज़ोर जो पोलियो का वायरस होता है वो हम अपने शरीर में डालते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा शरीर उससे लड़ता है, देन उसको ख़त्म कर देता है और उसके साथ ही वो उसके लिए एंटीबॉडी भी डेवलप कर लेता है हमारे शरीर के अंदर, एंड देन वो हमारी मेमोरी में स्टोर कर लेता है कि इन केस कि मान लीजिए फ्यूचर के अंदर दोबारा से अगर पोलियो के वायरस का अटैक होता है हमारे शरीर के अंदर, तो उसे पता रहेगा इसके लिए कौन सी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करनी है, देन वो उस पर रिलीज़ करके वो हमें प्रोटेक्ट कर देता है। ये हमारे वैक्सीन की मैकेनिज्म होता है मोस्ट ऑफ द केसेज में। वैसे कई और तरीके होते हैं, वो एडवांस कॉन्सेप्ट है थोड़ा। तो आते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन पे कि हम किन किन मेथड से अपने आप को लिमिट कर सकते हैं कि हम जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है उससे बच सकें। Once someone has disease, their body function are damaged and may never recover completely। जैसे कि अगर किसी को कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई है तो उनकी अगर एक बॉडी एक बार थोड़ी डैमेज हो जाएगी तो वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो पाएगी। रिकवर हो जाएगी लेकिन जो पहले जो उनकी स्टेट थी उसमें रिकवर नहीं कर पाएगी। Treatment will take time, which means someone suffering for disease likely to be bedridden for some time, even if we can give proper treatment। कि अगर आपको जल्दी से ठीक होना है तो आपको उसके लिए प्रॉपर बेड रेस्ट लेना होगा, तभी आप उसके लिए जल्दी से ठीक हो पाएंगे। उसके बाद पॉइंट आता है कि 10 पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू द अदर पीपल। जैसे कि अगर आप कोविड का केस लेंगे तो कोविड में क्या होता है, जैसे एक इंसान को हो गया तो उसे क्वारंटाइन करने के लिए कहा जाता है कि आप क्वारंटीन हो जाइए घर के अंदर। जिससे क्या होगा, वो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर नहीं फैलेगा वायरस। तो आ जाते हैं जनरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे कि एयरबॉर्न डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं। एयरबॉर्न डिजीज से हम बच सकते हैं जैसे मास्क पहन सकते हैं, या फिर हम अवॉइड कर सकते हैं कि जो क्राउडेड एरिया है उसमें एक्सपोज होने से, तो हम उससे एयरबॉर्न डिजीज से बच सकते हैं। जैसे कि आप कोविड हो गई या आपका कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें। साथ ही साथ आप मास्क का भी यूज कर सकते हैं कि आप मास्क अगर अपने मुंह पे लगा के जाएंगे देन उससे आपको क्या होगा कि मुंह के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होगा, या आपकी नोज़ के थ्रू भी आपके सांस के अंदर नहीं जाएगा वायरस। वाटर बॉर्न डिजीज से कैसे बच सकते हैं कि हम सिंपली है, इसके लिए हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए हो कि हम उसे सैनिटाइज करें, यानी कि अगर हम उसे आरओ के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं या उसे हम बॉईल करके, ताकि उसके अंदर जो माइक्रोबल कंटेंट है उसे हम किल कर सकें। किल करने के बाद हम उसे नॉर्मली पी सकते हैं, उससे हमें कोई वाटर बॉर्न डिजीज नहीं होगी। वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे कि इन्वायरमेंट को क्लीन करके जैसे बीमारी से हम बच सकते हैं, जैसे कि हो गया आपके मॉस्किटो की ब्रीडिंग अगर हम रोकते हैं। जैसे कि अगर डेंगू है तो डेंगू होता है साफ़ पानी में, अगर हम साफ़ पानी को कहीं पे भी इकट्ठा ना होने दें तो उससे हम क्या हो सकते हैं, उनकी ब्रीडिंग रोक सकते हैं डेंगू मॉस्किटो की, एंड देन हम उससे डेंगू से बच सकते हैं। 11 पॉइंट आता है कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी होती है कि हमारे शरीर के अंदर भी एक रिस्पॉन्स सिस्टम होता है जो कि जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि हमारी डिजीज से लड़ने में मदद करता है। कि हम किसी बीमारी से अगर हमें जीतना है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना चाहिए। जैसे किसी को अगर HIV हो गया है तो क्या होता है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है और उस पर बाकी बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जल्दी काफ़ी दूसरी बीमारी हो सकती है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है। या जैसे कि ओल्डर पीपल हो गए कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो लो होता है, या जैसे चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड का भी इम्यूनिटी सिस्टम होता है वीक होता है कंपैरेटिवली। एक जो आपका 20 से लेके 40 साल की उम्र के अंदर जो एक इंसान है उससे मुकाबले उनका वो लो होता है इम्यूनिटी। तो क्या होता है कि इम्यून सेल मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसके अंदर जो इम्यून सेल होते हैं, जो कि जिसे हम वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, हमें फाइट करने में मदद करते हैं डिजीज से, एंड देन उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे, जैसे स्मॉल पॉक्स जो है कि एक वायरस के थ्रू होता है। मान लीजिए कि अगर आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया है तो उसके बाद क्या होता है कि आपके मेमोरी सेल के अंदर उसके पर्टिकुलर इन्फेक्शियस के लिए माइक्रोब्स डेवलप कर लेता है हमारा शरीर, एंड देन उसे हम वैक्सीन कह सकते हैं एक तरीके से, कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है कि अब हम दोबारा कभी भी ज़िंदगी के अंदर दोबारा से स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें इजीली नहीं होगा स्मॉल पॉक्स। अगर मान लीजिए उसने अगर अपने आप को कुछ मॉडिफिकेशन कर लिया अपने वायरस के अंदर स्मॉल पॉक्स के, तो हो सकता है। बट जनरल केस में क्या होता है कि अगर आपको एक बार हो गया है तो नहीं होगा उसके बाद आपको स्मॉल पॉक्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बेसिस ऑफ इम्यूनाइजेशन, इफ़ यू हैड
स्मॉल पॉक्स 1 देयर इज़ नो प्रॉपर चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन, कि कोई प्रॉपर चांस नहीं है कि आप दोबारा से उससे सफ़र करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी और भी एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।